सभी श्रोताओं को और देखने वालों को बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी इतना मुझे इज्जत प्रदान करते हैं, उसके लिए भी हार्दिक धन्यवाद। आइए आज हम अवसाद पर, डिप्रेशन पर चर्चा करेंगे। डिप्रेशन आजकल आप जानते हैं कि हर 5वां 6वां व्यक्ति इससे प्रभावित है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रश्न लेते हैं। डॉक्टर अंचल माहेश्वरी जी ने ये पूछा है कि त्रिफला में छोटी हरड़ लेना चाहिए कि बड़ी हरड़। तो निश्चित है इसमें बड़ी हरड़ ली जाती है त्रिफला के अंतर्गत। सीतोपलादी चूर्ण में बड़ी इलायची लेना चाहिए कि छोटी इलायची? वास्तव में छोटी इलायची लेना चाहिए, लेकिन सामान्यतः जो कंपनियां बनाती हैं सीतोपलादी चूर्ण वो बड़ी इलायची का उपयोग करती हैं। गुरप्रीत कौर जी ने पूछा है, उनका 33 इयर्स का मेल पेशेंट है, बहुमूत्रता है 5 साल से, पुनः पुनः मूत्र प्रवृत्ति करने की इच्छा होती है। यह निश्चित रूप से अपान वायु की विकृति है। पहले तो आपने परीक्षण करा ही लिया होगा कि डायबिटिक तो नहीं है, क्योंकि सामान्य लक्षणम तेषां प्रभुता अवलमूत्रता, तो ये देख लें डायबिटीज़ तो नहीं है। या ये निश्चित है अपान वायु की विकृति है, तो इसमें विधिवत आप विरेचन कराएं। विरेचन कराने के बाद संसर्जन क्रम कराएं, और साथ में कुछ औषधियां हैं जो कि इसका सेवन करना चाहिए। एक तो इसमें टैबलेट नियो चरक कंपनी की है, 2 गोली दिन में 2 बार, और अग्नितुल्य बटी 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को। विबंध न रहे, विरेचन करने के पश्चात भी आधा चम्मच एरंड भ्रष्ट हरित की रात में सोते टाइम दे दें, जैसे अपान वायु का शरण अच्छी तरह हो, तो निश्चित रूप से पेशेंट को ठीक रहेगा। शुद्ध शिलाजीत भी 500 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह शाम दूध के साथ सेवन कराएं, इससे भी लाभ प्राप्त होता है। डॉक्टर मेघा दुबेनी जी ने हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म की चिकित्सा के बारे में जानकारी चाहिए है। ये कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है। मैं आपको सिद्धांत समझा देता हूँ। हाइपोथायरॉयडिज्म ये कफ से रिलेटेड व्याधि है, और हाइपरथायरॉयडिज्म पित्त से रिलेटेड व्याधि है। उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट व्यवस्था बना लें। लेकिन जो सामान्य चिकित्सा है उसमें संशोधन चिकित्सा आपको कराना है। पंचतिक्त घृत से आभ्यंतर स्नेहपान कराने के पश्चात वमन, फिर 15वें दिन विरेचन, आभ्यंतर स्नेहपान पंचतिक्त घृत का ही कराएं। वमन विरेचन कराने के पश्चात इसमें नस्यकर्म बहुत उपयोगी है। नस्यकर्म का प्रयोग औपीड़न नस्य इसके लिए बहुत कार्यकारी है, और इसके लिए अपामार्ग और पिपली इनका चूर्ण बना करके करीब 10 ग्राम एक दिन पहले, जिस दिन औपीड़न देना उसके एक दिन पहले थोड़ा भिगो के रख दें पानी में, चटनी बना करके, और जिस दिन नस्य देना है उसको छान लें, औपीड़न कर लें, और इसकी 6 से 8 बूंद की मात्रा दोनों नासा में डालना है। विधि यह है कि पहले 2 दिन स्नेह नस्य दीजिए अणुतेल का 4-4 बूंद, और तृतीय दिन, तीसरे दिन, प्रत्येक तीसरे दिन शोधन नस्य अर्थात औपीड़न नस्य का प्रयोग करें। जिस दिन औपीड़न नस्य देते हैं उसमें आवश्यक रूप से ग्रीवा के ऊपरी भाग में अच्छा अभ्यंग कराएं। अभ्यंग कराने के बाद नाड़ी श्वेत करें, और नाड़ी श्वेत कराने के बाद विधिवत नस्य आसन में बैठा करके गर्दन के नीचे थोड़ा तकिया रख दें ताकि गर्दन थोड़ा नीचे हो जाए, और विधिवत औपीड़न नस्य देना चाहिए। औपीड़न नस्य देने के बाद आधा मिनट तक वेट करें,
पैरों की थोड़ा मसाज करें, सिरा प्रदेश में मसाज करें, फिर बैठा करके धीरे धीरे श्वास लेने को कहें और बार बार कफ निकालने को बोलें। इसके पश्चात इसमें गार्गलिंग आप कराएं गर्म पानी और नमक से। इसके बाद धूम्रपान कराएं। तो ये प्रक्रिया अवपीड़न नस की है। विधिवत करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। एक योग बताया था, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ आपको। आपने शायद जलकुंभी का नाम सुना होगा। तालाबों में, नदियों में बहुत आयत में प्राप्त होता है। बड़े अच्छे फूल होते हैं इसके, बैगनी कलर के, मोटे मोटे पत्ते होते हैं। इन पत्तों को कलेक्ट कर लीजिए, सुखा लीजिए और जला दीजिए और इनकी कैप्सूलिंग कर लीजिए 1000 mg की। 2 कैप्सूल दिन में 2 बार दें। कांचनारी गुल दोनों में देना है, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को। बाकी ट्रीटमेंट में बताते रहता हूँ, और नहीं तो हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म का व्याख्यान प्राप्त कर लें नवीन जी से, उनसे रिक्वेस्ट कर लें, वो बता देंगे आपको कि कैसे आपको देखना है। डॉक्टर नीलकांत ने गाल ब्लैडर स्टोन के बारे में जानना चाहा है। ये भी मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ। जो गाल ब्लैडर का स्टोन होता है, अगर वो डक्ट में आ जाता है तो बड़ी तकलीफ देह होता है। फंडस में रहता है तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर 10 mmg के नीचे है तो इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप विरेचन कराएं। विरेचन करने के बाद एक योग जो मैं देता हूँ, कुटकी चूर्ण 50 ग्राम, ककड़ी बीज चूर्ण 50 ग्राम, खीरा बीज 50 ग्राम, शतावरी 50 ग्राम, इसका बारीक चूर्ण बना लें और 1-1 चम्मच दिन में 3 बार रोगी को देवें। इससे निश्चित रूप से विदिन 3 मंथ इसमें आराम प्राप्त होगा। ऐसा मेरा अनुभव है। डॉक्टर राहुल रघुवंशी जी ने पैंक्रियाटाइटिस का ट्रीटमेंट पूछा है। बहुत ही गंभीर व्याधि है ये। इसमें भूनिम्बादी क्वाथ 20 ml पानी भोजन के बाद दोनों टाइम दीजिए। आरोग्यवर्धनी 2 गोली दिन में 2 बार। स्वर्ण सूर्यशेखर रस 60 मिलीग्राम, अग्निकुमार रस 125 मिलीग्राम, शोथारी लौह 250 मिलीग्राम। ये एक मात्रा है। ऐसे दिन में 2 या 3 बार शहद के साथ इसका सेवन कराएं। लगातार सेवन करने से 3 महीना लगातार प्रयोग करें, परिणाम आपके सामने आ जाएंगे। डॉक्टर KN गंगवार जी ने थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के बारे में पूछा है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ये एक प्रकार का प्लेटलेट्स की जब कमी आ जाती है ब्लड में, तब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोला जाता है। अगर इसका ट्रीटमेंट जल्दी न किया जाए तो इट कॉजेज ब्लीडिंग इनटू द टिश्यू। अंदर टिश्यू में ब्लीडिंग प्रारंभ हो जाती है। ब्रशिंग एंड स्लो ब्लड क्लॉटिंग आफ्टर इंजुरी। अगर इंजुरी कोई हो जाए तो क्लॉटिंग बहुत स्लो गति से होती है, जिससे ब्लीडिंग बहुत हो जाती है और कभी कभी भयानक कंडीशन भी पैदा हो सकते हैं। इट इज़ ड्यू टू बोन मैरो डिसऑर्डर्स। बोन मैरो के डिसऑर्डर से ये रोग होता है, जैसे ल्यूकीमिया और एन इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम। तो निश्चित है ये बोन मैरो की व्याधि है, तो तिक्त प्रधान औषधियाँ इसमें देना है। एक तो तिक्त क्षीर वस्ती दीजिए, बनाने का तरीका आपको मालूम है। तिक्त क्षीर वस्ती, साथ में गिलोय सुरस यदि उपलब्ध हो जाए तो गिलोय सुरस 1 चम्मच सुबह शाम को इसमें देवें।
इसके अलावा स्वर्ण सूत शेखर रस 60 मिलीग्राम, मंडूर भस्म 250 मिलीग्राम, मुक्ता पुरवाल पंचामृत 125 मिलीग्राम, यह एक मात्रा है। ऐसी दिन में 2 या 3 बार च्यवनप्राश के साथ इसका सेवन रोगियों को कराएं। इसके अलावा आप सब जानते हैं पपीते के पत्ते का स्वरस आधा कप सुबह आधा कप शाम को देवें, तत्काल इसमें लाभ प्राप्त होता है। थोड़ा स्वाद के लिए उसमें मिश्री मिला दें, इसके रिजल्ट्स और अच्छे आते हैं। डॉक्टर मुक्ता भगत प्रतमक श्वास की चिकित्सा पूछी। जब तमक श्वास में इन्फेक्शन हो जाता है तब ऐसी अवस्था में ज्वर और मूर्छा की उत्पत्ति हो जाती है और इसी को प्रतमक श्वास कहा जाता है। ज्वरो मूर्छा परितस्य विद्याद प्रतमकम तुतम उदावत रजो अजीर्ण किल्नकाय निरोजः तमसा बढ़ते अत्र शीत शासु प्रशामते मंजता तमसी वास विद्याद संतम कुतम। तो आपने बहुत ही पर्टिकुलर प्रश्न पूछा है। तो ज्वर और मूर्छा की उपस्थिति हो श्वास में तो प्रतमक श्वास है। तो मूल व्याधि श्वास का ट्रीटमेंट तो करना ही करना है। इसके अलावा चूंकि इन्फेक्शन है, ऐसी अवस्था में आरोग्यवर्धनी 2 गोली सुबह शाम को, त्रिभुवन कीट रस 125 मिलीग्राम, गोदंती 250 मिलीग्राम, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, गोदंती 250 मिलीग्राम, स्वर्ण सूत शेखर रस 60 मिलीग्राम और यकृत प्लिहारी लौ 250 मिलीग्राम, ऐसे दिन में 2 मात्राओं का सेवन कराएं। साथ में तमक श्वास की जो ट्रीटमेंट है वो ज़रूर करें, जैसे श्वास का चिंतामणि, कफ केतु रस। अगर एक योग बनाना है तो श्वास का चिंतामणि 60 मिलीग्राम, कफ केतु रस 250 मिलीग्राम और त्रिभुवन कीट 125 मिलीग्राम, ऐसा दिन में 2 या 3 बार दें तो निश्चित रूप से रोगी को फायदा होगा। साथ में संजीवनी बटी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को। मूर्छा आ जाए तो संज्ञा प्रबोधन जो नस्य हैं, अवपीड़न नस्य हैं, वो भी पेशेंट को देना चाहिए। के.एन. गंगवार जी ने अल्सरेटिव कोलाइटिस में यदि परपटी कल्प देते हैं, लेकिन परपटी कल्प देने के बाद पुनः रिलैप्स हो जाता है, निश्चित रूप से यदि अहित आहार विहार का सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से फिर से अतिसार, प्रवाहिका और अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। तो परपटी कल्प करने के बाद यदि परहेज करते हैं, साथ में कुछ औषधियाँ सेवन कराते रहें तो निश्चित रूप से रिलैप्स नहीं होता है। जैसे बिल्व गूदा 100 ग्राम, बड़ी सौंफ 100 ग्राम, इनका चूर्ण बना करके 1 चम्मच सुबह शाम देते रहें तो रिलैप्स होने की संभावना नहीं होती है। या आपने परपटी कल्प ठीक से नहीं कराया तो भी रिलैप्स होने की संभावना रहती है। डॉक्टर शिव द्विवेदी जी ने बर्गर डिसीज के ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहा है। ये IgA नेफ्रोपैथी भी इसको बोलते हैं। ये किडनी से संबंधित डिसीज है। इट इज़ अ किडनी डिसीज दैट occurs when an antibody called immunoglobulin A ये जब किडनी में उपस्थित हो जाता है तब किडनी के फंक्शन, जो छानने की प्रक्रिया है, वो ढंग से नहीं होती है और इसकी वजह से किडनी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इन्फ्लेमेशन होने से नॉन एबिलिटी टू दी फिल्टर वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्लड, जो वेस्ट मटेरियल हैं उनको छानने में किडनी असमर्थ हो जाती है। ये जैसा मैंने बताया किडनी की डिसीज़ है, अपान वायु की विकृति है। इसमें वस्ती क्रिया बहुत उपयोगी रहेगी। उसके लिए वरुणादिक्वाद
और तृण पंचमूल क्वाथ 50-50 ग्राम लेके 300 ml काढ़ा बनाइए और इसमें गोमूत्र 50 ml, शहद 50 ml, यवक क्षार 10 ग्राम मिला करके विधिवत बस्ती दें। कम से कम 15 से 20 बस्ती दें तो निश्चित रूप से लाभ होगा। इसके अलावा चंद्र प्रभावटी आरोग्यवर्धनी 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन कराएं तो निश्चित रूप से इसमें लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर सत्येंद्र पाल जो कि बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, पंजाब के हैं, इन्होंने पॉट स्पाइन के बारे में जानना चाहा है। एक तरफ पक्षवत जैसे लक्षण मिलते हैं तो क्या मात्रावस्थी दे सकते हैं क्या? तो मात्रावस्थी तो दी ही जा सकती है, लेकिन जो पॉट्स डिसीज है जैसा आप जानते हो, ये ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन का ट्यूबरकुलोसिस है। विशेष रूप से लोअर थोरेसिक तथा अपर लंबर वर्टिब्रा इससे इफेक्ट होते हैं और इसकी वजह से पैरों में दर्द होता है, चलने में असमर्थता होती है और लगता है ये पक्षाघात के रोगी है। और इससे ट्यूबरकुलर स्पॉन्डिलाइटिस भी कहा जाता है। तो निश्चित रूप से पहले आप ट्यूबरकुलोसिस का इलाज करें तो निश्चित रूप से आगे आप मात्रावस्थी या सिद्धवस्थी ज़्यादा उपयोगी है इसमें। तो एक मात्रावस्थी दशमूल तेल की या लाक्षादि तेल की मात्रावस्थी 30 ml से 60 ml तक देवें और साथ में यवकोल कुलत्थानाम क्वाथा मागधिका मधु सिद्धवस्थी, इसका प्रयोग करें। मेरी किताब में मैंने लिखा है, आपने शायद मंगवा ली होगी, ना मंगवाई हो तो आप मंगवा सकते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें मात्रावस्थी और सिद्धवस्थी का रोल है और साथ में ट्यूबरकुलोसिस जो हो गया है उसका ट्रीटमेंट भी आपको करना है। आयुर्वेद में जय मंगल रस 60 मिलीग्राम, स्वर्ण वसंत मालती 60 मिलीग्राम, प्रवाल पंचामृत 125 मिलीग्राम, ऐसी एक मात्रा दिन में 2 या 3 मात्रा च्यवनप्राश के साथ सेवन कराएं। निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर अर्चना वर्मा जी ने आमवाद के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। आमवाद का एक पूरा व्याख्यान हो चुका है, आप उसे कृपया प्राप्त कर लें, लेकिन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट समझ लें। लंघनम स्वेदम तिक्तम दीपनानि कटूनि च व्रेचनम स्नेहपानम वस्तिश्चामम आरोहित सैन्धवादेन अनुवासस्य क्षारवस्ति प्रशस्यते आमवाते पंचकोल सिद्धम पानान्नम स्थिते रुक्षासदो विघातव्यो बालुका पुटक स्थिता। ये मूल ट्रीटमेंट है। सबसे पहले तो विरेचन करा दें पेशेंट का। विरेचन करने के पश्चात वस्ती देवें। वस्तु में वैतरणी वस्ती या पंचकोल क्षारवस्ती, जो मैं बार बार आपको रिपीट करता हूँ, इस वस्ती का प्रयोग करें। ये ना कर पाएँ तो एरंड तेल का कल्प विधि से इलाज करें। 5 ml से एरंड तेल चालू करें और 100 ml तक बढ़ाएं और फिर धीरे धीरे इसको घटाएं। ये एक कल्प है, इससे भी रोगी को लाभ प्राप्त होता है। योगों में आम वातारी रस 250 मिलीग्राम, अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम, शोथारी लौह 250 मिलीग्राम दिन में 2 या 3 बार इसका सेवन कराएं। बहुत क्रॉनिक हो गया हो तो बृहदवात चिंतामणि 60 मिलीग्राम, आम वातारी रस 250 मिलीग्राम, अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम, इसका प्रयोग आप कराएं, निश्चित रूप से लाभ होगा। साथ में पत्र पिंड श्वेत, क्योंकि आम वात जीर्ण हो जाने के बाद उसमें आम का अनुबंध कम रहता है, एंकिलोसिस डेवलप हो जाता है। ऐसी अवस्था में पत्र पिंड श्वेत आप रोगी में करा सकते हैं। डॉक्टर सुनील रतौरी जी ने पूछा है कि पंचकर्म कराने के पहले क्या रोगी का जो आधुनिक परीक्षण है करा लेना चाहिए? मैं तो कहूँगा करा लेना चाहिए। उससे हमको ज्ञान होता है। जैसे
आम बात का पेशेंट है तो लिपिड प्रोफाइल, RA टेस्ट, ये सब करा लेना चाहिए। इससे हमको अपने ट्रीटमेंट पर क्या रिजल्ट्स आए वो भी देखने को मौका मिलता है। कई बार क्या होता है, RA पॉजिटिव रहता है चिकित्सा करने के पश्चात ही भी, लेकिन रोगी को आराम है, रोगी को कोई तकलीफ नहीं है, सूजन नहीं है, वेदना नहीं है। तो इससे हमको कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है। इसलिए अवश्य ही आप आधुनिक जो परीक्षण है आवश्यकता अनुसार करा लेने चाहिए। ज़्यादातर तो पेशेंट जब आपके पास आता है तो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन लेके सामने आता है। ऐसा पेशेंट जब सब इन्वेस्टिगेशन आपके पास है तो दोबारा मत कराएं, नहीं तो इसका प्रभाव जरा दूसरा पड़ता है। आइए इस कार्यक्रम को डॉक्टर कमलेश विश्वास, डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी, डॉक्टर राशि गर्ग, डॉक्टर मुकम्बिका के, उत्कर्ष वर्मा, साक्षी बख्शी, विकास चौधरी, अमर शुक्ला जी, राकेश नायक जी, राजकुमार गुप्ता जी, शिखा वर्मा, आशुतोष कुमार जी, विजय सैनी, डॉक्टर क्षीर सागर, सतीश पंडा जी, सोनम गोहने जी, संदीप सिंह चौहान, उषा तभानी, नमिता कुलश्रेष्ठ, गौरव सिंह, नीतू सिंह, अरुणा वर्मा, शिल्पा पालस्कर, कुलभूषण सीजा, अंजलि गुप्ता, संतोष गुप्ता, नीरज कश्यप, शिव द्विवेदी जी, विकास चौधरी जी, राकेश नायक जी, राजकुमार गुप्ता जी, शिखा वर्मा, आशुतोष कुमार जी, डॉक्टर विजय सैनी, डॉक्टर सोनम गोहाने, डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर गौरव सिंह, नीतू सिंह, अनिल गुप्ता जी, रीना शर्मा, योगेश महाजन जी, रवि राजपूत, विनय मित्तल, आशुतोष चावरे जी, वेदना पाठक जी, निशा जोशी जी, गुरप्रीत कौर जी, आनंद आयुर्वेद, वेद राव, स्वाति दुबे। ये निरंतर कार्यक्रम को देख रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। इनके हमेशा फीडबैक हमको आता रहता है कि हमने अमुक पेशेंट को ये योग दिया और बहुत लाभ प्राप्त हुआ। एक डॉक्टर राजेंद्र सक्सेना है नैनीताल के आसपास कहीं पर, वो बहुत अच्छे जो हम योग बताते हैं उनका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और फ्री में हाइपरथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट के लिए शिविर आदि का भी आयोजन करते रहते हैं। आपको साधुवाद। अब आइए डिप्रेशन, इस पर चर्चा करें, जिसको हम मनो अवसादता कह सकते हैं। तनाव, कुंठा अधिक समय तक बने रहने पर यह निराशा मानव मस्तिष्क में स्थिर हो जाती है तथा वह व्यक्ति अवसाद से पीड़ित हो जाता है। आजकल की आपाधापी जीवन शैली, घरेलू मानसिक तनाव, आर्थिक तनाव, ऑफिस के तनाव, जो आप बनना चाहते थे वो नहीं बन पाए इसका तनाव, अनेक ऐसे मानसिक कारण होते हैं जिससे डिप्रेशन की उत्पत्ति होती है। WHO के अनुसार 2021 तक हृदय रोगी के बाद अवसाद के रोगी ही सबसे ज़्यादा प्राप्त होंगे, ऐसा उनका एक स्टडी के अनुसार अनुमान है। एक अध्ययन के अनुसार अवसाद की संभावना 10 से 20% के लोगों में है। 10 से 20% अवसाद से ग्रसित हुए व्यक्ति होते हैं। इसे ही डिप्रेशन हम कह सकते हैं। कारणों में वंशानुगत कारण भी इसमें होते हैं। हेरिडिटरी कैरेक्टर भी कई रोगियों में पाया जाता है। बाल्यावस्था में माता पिता की मृत्यु हो जाए, ये भी अवसाद का कारण हो सकता है। सामाजिक सहयोग एवं सुविधाओं का अभाव, महिलाओं में 11 वर्ष के कम उम्र में माता पिता की मृत्यु हो जाए तो अवसाद हो सकता है। पति के साथ शारीरिक संबंधों का अभाव, व्यवसाय का अल्प होना या मध्य होना,
गंभीर व्याधियां जैसे कैंसर किसी को हो जाए या परिवार में किसी को हो जाए, हृदय रोग, पौरुष ग्रंथि की अल्पता, अंतःस्रावी ग्रंथियों की विकृति जैसे कि कसिंग सिंड्रोम, एडिसन डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर, स्टेरॉइड्स का ज़्यादा सेवन करना और नकारात्मक सोच, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिससे डिप्रेशन व्यक्ति में आ जाता है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और लक्षण इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो डिप्रेशन का रोगी होता है वो हमेशा नकारात्मक सोचता है, हमेशा उदास रहता है, एकीपन का अनुभव करता है और उसमें एकाग्रता की कमी हो जाती है, निर्णय लेने में कठिनाई होती है, निर्णय लेने में ऊहापोह की स्थिति होती है और व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। कोई घटना हो जाए तो स्वयं को उत्तरदायी समझता है और कभी कभी तो आत्महत्या का भी विचार आता है। भूख बहुत कम हो जाती है, थकान, कमजोरी, कॉन्स्टिपेशन, विबंधता और काम इच्छा की अल्पता, निरंतर शिराशूल होना, शिरोगौरव होना, भारी रहना सिर का और बेचैनी महसूस करता है, अंगों में वेदना और जैसे कि मैंने बताया निराशावादी, आलसी और अकर्मण्य हो जाता है। कुछ मैं एक लक्षण बता रहा हूँ आपको जिससे आप डायग्नोस तत्काल कर सकते हैं। जैसे पूरे दिन अवसाद में रहना, दैनिक कार्यों में कमी, एक सप्ताह में 5% भार की कमी हो जाती है, या तो बहुत अधिक नींद आती है या नींद नहीं आती, उदास रहता है, चिड़चिड़ा स्वभाव, थकावट, अपने आप को अपमानित महसूस करता है, एकाग्रता में कमी, निर्णय में असमर्थता और आत्महत्या का विचार, ये लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। अब आइए चिकित्सा पर दृष्टिकोण डालते हैं। तो सबसे पहले तो पता लगाना चाहिए कि इसको अवसाद क्यों है, मनोअवसाद क्यों है, क्या फैमिली का बैकग्राउंड है, कहाँ वो सर्विस करता है, पूरा उसकी हिस्ट्री लेना चाहिए, तब हमें पता चलेगा कि किस वजह से इनको अवसाद हुआ है। तो निश्चित रूप से सबसे पहले निदानम परिवर्जनम, निदान का जब पता लगे तो उसका तुरंत आप परिवर्जन करें और मन को स्थिर रखने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए संशोधन चिकित्सा इसमें करना। मानस रोगों में जितने भी रोग हैं, चाहे उन्माद हो, अपस्मार हो, मनोविभ्रम हो, साइजोफ्रीनिया हो, सब में शोधन का महत्व अधिक है। तो इसमें ब्राह्मी घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करें सम्यक स्नेह लक्षण प्राप्त होने तक। मैंने कई बार बताया है, मृदु कोष्ठी हो तो 30 ml से चालू करें, मध्य कोष्ठी हो तो 50 ml से चालू करें और क्रूर कोष्ठी हो तो 80 या 90 ml से आभ्यंतर स्नेहपान चालू करें। तो 5 दिन के अंदर सम्यक स्नेह के लक्षण आपको प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद आज मान लीजिए सम्यक स्नेह के लक्षण मिले तो कल यानी एक दिन स्वेदन और परसों वमन। वमन कराने के पश्चात संसर्जन क्रम और वमन के 9वें दिन, वमन के 15वें दिन विरेचन। तो 9वें, 10वें, 11वें दिन आभ्यंतर स्नेहपान, 12वें, 13वें, 14वें दिन रेस्ट पीरियड और वाह्य अभ्यंग, वाह्य स्वेदन और ऐसा आहार विहार जो कफ और पित्तवर्धक न हो, और 15वें दिन विरेचन कराएं। विरेचन करने के बाद संसर्जन क्रम, उसके बाद नस्य कर्म भी इसका एक इम्पॉर्टेंट चिकित्सा है मानसिक रोगों में। तो निश्चित रूप से इसमें इंद्रिय वर्धक नस्य 2 दिन प्रयोग करें और तीसरे दिन अवपीड़न नस्य। अवपीड़न नस्य के लिए वचा, विडंग और शिग्रू, इन तीनों का प्रयोग करें। निर्माण विधि मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। नस्य कर्म से बहुत ही लाभ प्राप्त होता है पेशेंट को।
इसके अलावा एक मुख्य चिकित्सा है सत्वावजय चिकित्सा। उसको हमेशा आश्वासन करते रहें, हर्षण कराते रहें, एकाकी महसूस न हो ऐसी कुछ व्यवस्था करें, उसके साथ घुल मिल रहें, हमेशा उसको परिवार में अवॉइड नहीं करें। ये आपको बहुत ध्यान देना है। दूसरी चिकित्सा दैवाप्याश्रय भी है, इससे भी मानसिक बल बढ़ता है। मंगल होम, कुछ घर में अच्छे शुभ कार्य हो, होम यज्ञ आदि का प्रचलन बढ़े, तो उससे भी पेशेंट को अच्छा लगता है और उसमें विश्वास की उत्पत्ति होती है। अपस्मार और उन्मान में जो हमने चिकित्सा बताई थी, वही चिकित्सा लगभग मनोविभ्रम में, इसमें डिप्रेशन में की जाती है। इसके अलावा शिरोधारा, शिरोवस्ती या पिचुधारण, कल इसके बारे में चर्चा काफ़ी हुई है। तो पिचु धारण करें या अभ्यंग करें, लेकिन शिरः का तर्पण करना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण चिकित्सा है वह योगासन। योग में ध्यान की अवस्था में मस्तिष्क में अल्फा तरंगों का संचार होता है, इसलिए ध्यान लगाना चाहिए। प्राणायाम जरूर कराएं। सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, शीतकारी तथा भस्त्रिका, मूर्छा, भ्रामरी और प्लावनी तो कराते नहीं हैं, वो हम लोगों से हो भी नहीं सकता। वो जो बहुत पहुँचे हुए जो ऋषि लोग हैं वही प्लावनी कर पाते हैं, लेकिन जो करा सकते हैं वो रोगी में जरूर कराएं। नियमित योगाभ्यास से ही एंडोफिन्स का स्तर बढ़ता है और इसके बढ़ने से उत्तेजना, तनाव, हताशा जैसे नकारात्मक भाव दूर करता है। तो एंडोफिन्स बढ़ाने के लिए भी योगाभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। औषधियों में स्मृति सागर रस 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, वातकुलांतक 60 मिलीग्राम। स्मृति सागर 250, प्रवाल पिष्टी 250, वातकुलांतक 60 मिलीग्राम। ऐसी एक मात्रा, दिन में 2-3 मात्रा आमल की अवलेह के साथ या ब्राह्मी अवलेह के साथ इसका सेवन कराएं। एक और रस योग है, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, स्मृति सागर रस 250 मिलीग्राम, सूत शेखर रस 125 मिलीग्राम। इसको ब्राह्मी अवलेह के साथ दिन में 2-3 बार, कम से कम 2 बार तो इसका प्रयोग जरूर ही करें। एक बड़ा साधारण योग है, इसका प्रयोग अनुभूत है, हम इसका डिप्रेशन के रोगियों में करते हैं। अश्वगंधा चूर्ण 100 ग्राम, वचा चूर्ण 100 ग्राम और सर्पगंधा चूर्ण 50 ग्राम। अश्वगंधा 100 ग्राम, वचा चूर्ण 100 ग्राम, सर्पगंधा चूर्ण 50 ग्राम, इन तीनों को मिला करके और 5 ग्राम की मात्रा दिन में 2 या 3 बार या 4 बार आवश्यकता अनुसार पानी के साथ सेवन कराएं। कल्याण घृत का सेवन, यह भी बड़ा उपयोगी है। संशमन के दृष्टिकोण से 2 चम्मच अर्थात 10 ग्राम भोजन के काल में, लगभग जब भोजन करते हैं उसके आधा घंटे पहले या 1 घंटे पहले 10 ग्राम की मात्रा में सुखोष्ण करके और सुखोष्ण जल के अनुपान में दोनों टाइम इसका प्रयोग करें। मेध रसायन क्वाथ, ये मैं मानसिक रोगों के लिए हमेशा बताता हूँ। मेध रसायन में शंखपुष्पी, ब्राह्मणी, मुलेठी और गिलो, ये 4 औषधियाँ हैं, इनका काढ़ा। इसके अलावा शंखपुष्पी और वचा चूर्ण 100 ग्राम, शंखपुष्पी, वचा चूर्ण 100 ग्राम, कपड़क्षण चूर्ण तैयार कर लें और 1 चम्मच सुबह शाम इसका भी सेवन आप करा सकते हैं। लेकिन अगर आप जो पहले योग मैंने बताया है अश्वगंधा वचा का, उसका प्रयोग कर रहे हैं तो इसका प्रयोग ना करें। अल्टरनेट
इन औषधियों का प्रयोग करें। आसो अरिष्ट में अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट 2 चम्मच अश्वगंधारिष्ट, 2 चम्मच सारस्वतारिष्ट और 4 चम्मच पानी। भोजन के बाद दोनों टाइम इसका सेवन कराएं। बटियों में ब्राह्मी बटी, रसायन बटी, इनका प्रयोग आप करें। एक और प्रैक्टिकल प्रयोग जो आपको कराना चाहिए, लहसुन 5 नग छील लें लहसुन को, और तिली तेल 10 ml इसमें इसको पीस लें, इस चटनी जैसा बना लें, और प्रातःकाल सुबह सुबह खाली पेट में इसका सेवन करें, और ऊपर से आधा कप या 1 कप दूध पिएं। इसके अलावा पेशेंट में आवश्यक है उत्साहवर्धक क्रियाएं आपको करना है। धैर्य, स्मृतिवर्धक उपाय और सद्व्रत का पालन। नरो हित हार विहार सेवी, समीक्षकारी विशेष सकता, दाता समा सत्यपरः, क्षमावान आपतो सेवी च भवत्य रोगाः। आचार रसायन का पालन कराएं, और ये जब होगा कि स्वयं आप करें तो पेशेंट भी करेगा। अगर आपका परिवार का पेशेंट है, अगर कोई पेशेंट आता है तो उसके परिवार वालों को समझाएं कि आप खुद करें और साथ में उसको भी कराने का प्रयास करें। सत्यवादिनम अक्रोधम निवृत्तम मध्यमैथुनात्, अहिंसकम अनायासम प्रशांतम प्रियवादिनम, जप शौच परम धीरम दान नित्यम तपस्नः, देवगो ब्राह्मण आचार्य गुरुवृद्धार्च निरतम, आनशंस परम नित्यम नित्यम करुण वेदनम, समजागरण स्वप्नम नित्यम क्षीरघृताचनम, देश काल प्रमाणज्ञम युक्तज्ञम नहंकृतम, सस्ताचार असंकीर्णम आध्यात्म प्रवणेन्द्रियम। तो ये कुछ आचार रसायन के तरीके हैं। योगाभ्यास मैंने पहले बताया। खुले स्थान में रहे ये भी प्रयास करें, तो इन सब उपायों से निश्चित रूप से डिप्रेशन से जीता जा सकता है, मेरा ऐसा विश्वास है। पहले आपको खुद विश्वास करना पड़ेगा। हम आयुर्वेद वालों में यही कमी है, क्योंकि हम खुद उस पर विश्वास नहीं करते, तो विश्वास पूर्वक हम दूसरों को भी समझा नहीं सकते। तो इसी निवेदन के साथ कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको नमस्कार। जय आयुर्वेद।